हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो अभी तक आपने देखा कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्टैट पढ़ रहे हैं, बट अभी मैंने सोचा चलो एक फिजिक्स की वीडियो बनाते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आपको आई होप ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से पता होगा, जो इससे पहले वाला ही जस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो वो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा, जैसे न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने वहाँ पे क्या देखा कि एप्पल जो है वो गिर रहा है और वो अर्थ पे ही क्यों गिर रहा है। तो वहाँ से उसकी जो स्टोरी है वो पूरी स्टार्ट हुई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वाली। जैसे आप भी अपनी लाइफ एग्जाम्पल्स में देखते हो, मतलब डेली लाइफ में, कि अगर आप कुछ भी चीज़ें ऊपर फेंकते हो तो वो कुछ एक सर्टेन हाइट तक जाती है और वो फिर अगेन आपको ग्राउंड पे आ जाता है ना। तो आप चाहे कुछ भी फेंक रहे हो, या कोई पत्थर फेंक रहे हो, या फिर कोई फ्रूट फेंक रहे हो, या फिर कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, तो वो आपका अल्टीमेटली अर्थ पे ही आ जाता है वापस वहीं पे, है ना। तो ये जो है आपका ये फोर्स ही, मतलब वो ये जो आपका है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस पे लग रहा होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं अलग से इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी मतलब सोल्व करने आ जाए कि कैसे हम फॉर्मूला वहाँ पे पुट करेंगे, कैसे हम वैल्यूज निकालेंगे। ओके, सो या तो अभी देखो, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, सपोज मैंने एक स्टोन ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं स्टोन को भी, सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये मैंने कोई स्टोन यहाँ पे मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्टोन फेंका, ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका कुछ एक सर्टेन हाइट तक जाता है, ठीक है, हाइट तक जाके फिर वो वापस वहीं पे आ जाता है, मतलब कुछ इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो सब लग रहा होता है, तो वो आपका वापस से ग्राउंड पे आ जाता है, मीन्स अर्थ पे आ जाता है। तो इसमें जो आपका लग रहा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। ये आप अपना अगर आपने ऑब्वियसली अभी तक तो देखा ही होगा कि कुछ भी आप फेंकते तो ऊपर नीचे आ ही रहा है वो, ठीक है, बट अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अभी अपना एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इसमें होता क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है कि क्योंकि अब ये एक हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक हमारा जो ग्राउंड लेवल है, मतलब जो अर्थ है, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा, है ना। तो जो रिलेशन जो चल रहा है वो केवल इस स्टोन एंड जो ये हमारी अर्थ है, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा है हमारा, है ना। तो वो जो है इनके बीच में कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा क्यों हो रहा है, ये सब, तो इसमें जो हमारा होता है वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो वो हमारा बेसिकली होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी अगर मैं जस्ट एक वर्ड में बताऊं तो, ठीक है, कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगी अगर आपको डाउट हुआ तो। अभी हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि हमेशा जो अट्रैक्शन होगी, कुछ भी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, मीन्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा, है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ कि सपोज ये मेरी कोई अलग बॉडी हो गई सपोज, ठीक है, और ये सपोज मेरी कोई अलग डिफरेंट बॉडी हो गई। ओके, तो यहाँ पे सपोज इसका, अब देखो, अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो वो उनके मास पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अब मास इसमें सपोज ये बड़ा आपको सर्कल दिख रहा है तो इसका मैं सपोज मास मान लेती हूँ कैपिटल M। ओके, इसका जो मास है मैं मान लेती हूँ स्मॉल m। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, अब ये कितनी दूरी पे है या कितना इनके बीच में मतलब डिस्टेंस है, वो भी तो मैटर करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पास हुए तो उनमें क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो होगा वो ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। बट अगर ऑब्जेक्ट हमारे दूर दूर हुए तो उसमें हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वहाँ पे हमारा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मीन्स इनके बीच में अगर हम सेंटर से मेजर करें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारा ज्वाइन करने पे, ठीक है, तो वो भी हमारा मैटर करता है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो उस डिस्टेंस को मैं सपोज लिख लेती हूँ बाय स्मॉल d। ओके, एंड जो इसमें फोर्स लग रहा है हमारा वो मैंने मान लिया सपोज कैपिटल F, दिस डिनोट्स फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपका ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ओके, तो अब यहाँ पे हम आते हैं अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो आपको डायरेक्टली पता चला, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि इसमें जो आपका ये मास पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो अब ये डिपेंड किस तरीके से कर रहा है, तो जैसे जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर इनके बीच में हमारा मास ज़्यादा हुआ,
ठीक है, तो वो हमारा उस पर फोर्स मतलब उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरा अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहा इनके बीच में, मतलब सपोज ये मैंने दो बॉडी ले ली और इनके बीच में डिस्टेंस हमारा इतना कुछ है, ठीक है, तो अब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारा फोर्स हो रहा है, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात, कि जितना अगर इनमें डिस्टेंस हमारा बढ़ा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट जैसे ही मैं इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आई, ठीक है, पास लेके आई, जैसे कि ये आपको दिख रहा है थोड़ा पास है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट इतना थोड़ा पास आपको दिख रहा है तो इनमें जो फोर्स लगेगा आपका वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस आपका ये कम हो गया तो। इसका मतलब अगर डिस्टेंस आपके पास कम है तो हमारा फोर्स जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि आपका जो फोर्स है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है सबसे पहले मास पे एंड डिस्टेंस पे। अब डिपेंड किस तरीके से कर रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि जो फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब मैंने प्रोडक्ट क्यों बोला है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे दो मास हो गए ना, एक तो ये जो हमने बड़ी वाली ऑब्जेक्ट लिया है और एक हमने जो छोटे वाला ऑब्जेक्ट लिया है ना, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उनके मास का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है सिंपली कि m इंटू एम, ये हमारा इसके सामने लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आई होप आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इसमें। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x एंड y, ठीक है, या फिर मैं y और x ले लेती हूँ, थोड़ा आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर ये कह रही हूँ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपका y भी इंक्रीज कर रहा है तो आपका x भी इंक्रीज कर रहा होगा। मींस आपका पहले x इंक्रीज कर रहा है तभी आपका y इंक्रीज कर रहा है। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये है कि अगर आपका ये जो x है इंक्रीज हुआ तो जो y की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं एक एग्जाम्पल से देखती हूँ आपका ये, तो ये सपोज अगर यहाँ पे x की वैल्यू सपोज मैंने 5 ले ली, तो यहाँ पे ये अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा भी दे तो हमारे क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू कुछ सम कांस्टेंट मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, और ये 5 मतलब 5 की हम इसको लिख देंगे, है ना। तो सीधा सीधा जो y है वो 5 पे डिपेंड हो, मतलब k पे ही डिपेंड होगा, जितना कांस्टेंट उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और यहाँ पे x पे डिपेंड करेगा कि x की हम कितनी वैल्यू ले रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर x हमारा इंक्रीज हुआ तो सपोज यहाँ पे 6 हो गया तो y भी 6 के हो जाएगा, है ना। अगर x की वैल्यू 7 होगी तो 7 के ही हमारा y हो जाएगा, है ना। तो बट अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे अगर मैंने सपोज मैं इसको ऐसा लिख लेती हूँ k बाई एक्स हो जाएगा, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये साइन मतलब हटा देती हूँ तो ये हो जाएगा k बाई एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू सपोज और k की वैल्यू अभी के लिए मैं मान लेती हूँ सपोज 1 एज अ जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 2 ले ली, सबसे पहले x की वैल्यू जब मैं 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू आ रही है 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है। अगर मैं इसको टेबल में दिखाऊँ आपको x y, तो x मैंने जब 2 लिया तो y 0.5 है। अगर मैं x यहाँ पे सपोज 3 ले लेती हूँ तो y इज 1/3, दैट इज 0.333 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हो जाएगा 0.333। अगर मैं यहाँ पे सपोज x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो y इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.2 समथिंग, है ना। तो ये हमारा हो गया 4 0.2 समथिंग। तो यहाँ पे देखो अब आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ जो y की वैल्यू वो डिक्रीज होती जा रही है, 0.5 0.3 0.2। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। मतलब अगर हम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज तो ये हमारा हो जाएगा d स्क्वायर। ओके, सपोज इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब हम एक बार इनको कंबाइन करके देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है। ओके, सो या तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करती हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कितना कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन लगा हुआ है ये हमें हटाना तो पड़ेगा ना, है ना। तो इसको हटाने का नाम का जो है मैं वहां पे लगा देती हूँ कुछ कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिंपल g से डिनोट कर देंगे, जिसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ओके, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। ओके, सो गाइज दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हमारा G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ द जो आपकी लार्ज बॉडी है, एंड M इज द स्मॉल, मतलब स्मॉल वाले ऑब्जेक्ट का मास है ये, और D इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। ओके, एंड अगर आपको फोर्स निकालना तो आपको ये वैल्यूज गिवन होगी, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कुछ कांस्टेंट है तो मतलब इसकी कुछ हमारी पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि इसकी हमारी यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो वो हम मेजर कैसे करेंगे वो देखो अभी आप। तो गाइज इसको हम बोल देंगे SI यूनिट ऑफ G। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा, अगर हम थोड़ा इधर उधर अरेंजमेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आपके पास है G M इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा इधर उधर अरेंज करते हैं, सो दिस इम्प्लाइज F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू G M इंटू एम। सो दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन में M इंटू एम, है ना। तो अब यहाँ पे F की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, और D की यूनिट आपको पता है कुछ डिस्टेंस में, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, मीटर में। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, एंड मास हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, तो ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्योंकि स्मॉल मास भी हमारा किलोग्राम ही है, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सो दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। तो जो हमारी इसकी SI यूनिट होती है G की, वो हमारी क्या हो गई, एन एम स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट SI यूनिट ऑफ किसकी, कैपिटल G। ओके, तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी, G की। अब हम इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी देखने वाले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमसे, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg। तो मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg, एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस, मीन्स आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ वो दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर, एंड एक जो अर्थ का मास है वो है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24, एंड मून का जो मास दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो हमें निकालना है यहाँ पे फोर्स। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो G की वैल्यू हमसे दी हुई है 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो ये गिवन है यहाँ पे कि आपको G की वैल्यू ये लेनी है, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती ही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में दे रखेगा, या फिर आपको याद भी करना पड़ सकता है, अगर कहीं नहीं गिवन तो यू कैन यूज द वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं G फोर्स का यहाँ पे, जो कि होता है हमारे पास G, और यहाँ पे होता है कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डी स्क्वायर। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो यहाँ पे टू बॉडीज हमारे पास कौन कौन से, एक तो अर्थ है एंड एक आपके पास मून है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम लिख लेते हैं पहले जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, द मास ऑफ द अर्थ, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg, एंड मास ऑफ द, अगर हम मून का लिखें तो वो आपके पास गिवन है 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 kg, एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज गिवन एज कितना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल टू कितना गिवन हमें डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड हेयर फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो गाइज देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने की जरूरत है, जो हमारा डिस्टेंस था उसको हम ले रहे थे मीटर में, है ना। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ वो दिया हुआ है किलोमीटर में। तो इसका मतलब हमें ये मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास न्यू डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, डिस्टेंस। ओके, तो अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है F का, वहाँ पे
अब हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा गाइज, जी की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एंड स्मॉल एम की वैल्यू आपके पास 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एंड अब आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखनी है, डी की। तो डी की जो वैल्यू वो आपके पास गिवन है 3.84 है यहाँ पे, ठीक है। 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये दिस कम्स आउट 3.84 का होल स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर 8 टू द 16, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं एंड पावर्स जो है 10 की उनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर हम लगाएंगे अभी, ठीक है, अपॉन में आपका हो जाएगा 3.84 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो एक बार हम 10 की सारी पावर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है आपके पास -11 प्लस आपके पास 24 प्लस आपके पास 22, ये हम ऊपर वाली सोल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर बेस इक्वल हो मल्टीप्लाई में तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, -11, ये आप ऐड करोगे तो 6 और 4, ये आप जब करोगे तो 35, ये आपका हो जाएगा 10 रेज टू पावर 35 अपॉन में आपके पास ये 10 रेज टू पावर 16 है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे 35 में से 16 तो कितना आ जाएगा आपका, 35 - 16 आपका आ जाएगा कितना, 9 और ये आ जाएगा आपके पास 1, दैट इज 19। तो हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर आ गई 19 अगर हम फाइनल यहाँ पे लिख के चलते हैं तो ओके। तो गाइज बस अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आफ्टर सोल्विंग दिस होल पार्ट, 2.01 इंटू 10 रेज टू पावर 20, ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स और न्यूटन इसकी वो हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से हम ये सोल्व करते हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन था, फॉर्मूले में आपको पुट करना था और ये भी चेक करना है कि जो डिस्टेंस वगैरह है या मास वगैरह है वो किस यूनिट में गिवन है, क्योंकि जो हमारी ऐसा यूनिट हम लेके चल रहे हैं उसी में हमें मेजर करना होता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो आपका मीटर में होना चाहिए और जो आपका मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं गिवन तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस, ओके। सो गाइज यस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।